स्वागत है आप सभी का अवेयर माइंडिया पे। हम लोग पेट के लिए जीएस का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पेट परीक्षा में 2023 में आने वाले प्रश्नों को तैयार करेंगे। आपको बता दें, प्रश्न जो होते हैं पेट परीक्षा में ये बहुविकल्पीय होते हैं। साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं। हिंदी के प्रश्न केवल हिंदी में रहेंगे, बाकी दोनों भाषाओं में रहेंगे। 2 घंटे का समय होता है। 1/4 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी एक गलत उत्तर पे आपका 0.25 अंक कट जाते हैं। 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, यानी आप एक सही प्रश्न के बदले 4 गलत प्रश्न कर सकते हैं। खैर, अगर बात करें तो इसमें भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न बनेंगे। जीएस के अंतर्गत आप इसको तैयार कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न बन सकते हैं, इसे आप तैयार कर सकते हैं। भूगोल भूगोल से जो 5 क्वेश्चन बनेंगे इसे तैयार कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो 5 क्वेश्चन बनेंगे इसे जीएस के अंतर्गत तैयार कर सकते हैं। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से जो 5 क्वेश्चन बनेंगे उसे तैयार कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान, इससे जो 5 क्वेश्चन बनते हैं ये तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सामान्य जागरूकता वाले क्वेश्चन को भी आप जीएस के अंतर्गत तैयार कर सकते हैं, जो 10 नंबर के होंगे। तो कुल मिला जुला कर यहाँ देखा जाए तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ 40, ये पोएट जो 100 नंबर का होने वाला है, इसमें 40 क्वेश्चन जीएस से आएंगे, जिसको आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं स्क्रैच कोर्स के जरिए। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा आपको प्राथमिक गणित, अंक गणित, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, हिंदी गद्यांश या व्याकरण, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, ये अलग से तैयार करना है 60 नंबर का। इसमें समायिकी या करंट अफेयर्स को भी हम लोग थोड़ा सा समाहित करने का प्रयास कर लेंगे लास्ट एक क्लास इसके लिए ले लेंगे, तो ये 10 नंबर भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यानी टोटल इस क्रैश कोर्स के जरिए आपकी 50 अंक की तैयारी चल रही है। 12 से 13 क्लास इसमें होने वाले हैं। आपकी टोटल क्लास 12 से 13 होगी, ठीक है। 2 से 3 घंटे प्रतिदिन आपको क्लास होगी इसमें, जिसमें हम एकदम संकेंद्रित रूप से केवल पेट के लिए पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स से लाभ उठाइए, जुड़िए। मैं हूं आपके साथ सुमन सा। अगर इतिहास में बात करें तो इतिहास में जो 5 क्वेश्चन है किन चीज़ों से आने वाली है, देखिए जरा इतिहास में ये 5 क्वेश्चन किन चीज़ों से आने वाली है। तो एक तो पढ़ना है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मराठा, ब्रिटिश राज्य और उसके आर्थिक प्रभाव। इसको तैयार करके आप इंडियन हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आप स्वाधीनता आंदोलन, संघर्ष, महात्मा गांधी का जन्म एवं अन्य नेताओं की स्वतंत्रता में क्या भूमिका थी, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि को पढ़ेंगे। भूगोल के अंतर्गत आप भारत एवं विश्व के फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, नदी, घाटी, मरुस्थल, वन, टाइम जोन, जनसंख्या, प्रभाव इत्यादि को पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अब भारतीय अर्थव्यवस्था योजना, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दुग्ध विकास, श्रम सुधार इत्यादि को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के अंतर्गत आप भारतीय संविधान एवं मुख्य विशेषताएं, संसदीय प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व, जिला प्रशासन, न्यायालय, स्थानीय तथा ग्राम राज्य संस्थाएं इत्यादि को पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप प्रारंभिक भौतिक रसायन और जीव विज्ञान को पढ़ते हैं, ये आपका है। इसके अलावा सामायिकी के अंतर्गत आप भारत एवं विश्व की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य जागरूकता मैंने कहा है जो 10 नंबर का है, ये भी आपका जीएस से संबंधित है। इसमें आप भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, पुस्तकें, लेखन और भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में जानेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आप इस क्रैश के कोर्स के जरिए सही कर सकते हैं। तो इस क्रैश कोर्स को आपको ध्यान से करना है। बाकी आपको मैथ रीजनिंग इसमें बचता है जो आप कर सकते हैं। आइए एक एक करके आपको यहाँ से लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए ये आपका सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं भारत का इतिहास। सबसे पहले इसे कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद इतिहास के बाद आपका
भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद हम फिर एक के बाद एक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ये सबको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भारतीय इतिहास में सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, अब वहाँ के टॉपिक को समझने से पहले जरा एक चीज़ ध्यान दीजिए। भारत के इतिहास की शुरू बात करें तो भारत में एक प्राचीन भारत का इतिहास होता है, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है और एक आधुनिक भारत का इतिहास होता है, मॉडर्न इतिहास होता है। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत पत्थर के काल से होती है, जब मानव सबसे पहली बार पत्थर का उपयोग करता है। वहां से लेकर हर्षवर्धन तक का काल यानी गुप्तोत्तर तक का काल प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। मध्यकालीन भारत में हम लोग मध्य युग में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग राजपूत काल से लेकर के राजपूत काल तक के से लेकर हम लोग मतलब मराठा सम्राट सॉरी जब अंग्रेजों के आगमन से पूर्व का काल यानी आप कह सकते हैं जो मुगलों के पतन तक के काल को पढ़ते हैं। तो राजपूत काल से लेकर मुगल तक पढ़ते हैं और आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग मुगलों के पतन के बाद से लेकर के और अंग्रेजों के आगमन से लेकर और स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ते हैं। यानी अंग्रेज के भारत में आने के बाद और इससे जो लेकर स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, कहने का अर्थ है जो आपका भारत का इतिहास है, जिसको हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, हर्षवर्धन, मराठा, ब्रिटिश राज और उसके आर्थिक प्रभाव, ये भारत के इतिहास में है। तो ये आपके मेनली इसके अंतर्गत किन दो टॉपिक को ही रखा जाना चाहिए, प्राचीन और मध्यकालीन। और यहाँ की जो टॉपिक है, इसके लिए हमें 5 नंबर का ये जो अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना है। तो हम लोग इसको तैयार करेंगे। अब प्राचीन भारत की बात अगर हम करें तो प्राचीन भारत के अंतर्गत आपके 8 टॉपिक आते हैं, 8 टॉपिक। इस 8 टॉपिक में आप प्राचीन भारत को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आप पढ़ते हैं पाषाण काल, पत्थर काल। फिर पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल, जिसके अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता टेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेकिन थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको पाषाण काल का भी देखना है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो ये बटा हुआ है, ये आपके क्वेश्चन भारत के इतिहास से पाषाण काल में भी आ सकता है। ये अपनी व्याख्या है, अपने तरीके से यहाँ पे ये बांटा गया है। तो इसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस में केवल भारत का इतिहास लिखा हुआ है, तो ये पाषाण काल के भी मोटे मोटे तौर पर आपको देखना होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। इसके अलावा वैदिक काल है, तीसरा टॉपिक वैदिक काल है। चौथे टॉपिक के रूप में आपका चौथा बुद्ध काल है। चौथा आपका बुद्ध काल है, बुद्ध काल है। फिर बुद्ध काल में ही हम लोग जैन धर्म को भी पढ़ते हैं, तो ये भी आपका मेन सिलेबस का पार्ट है, बुद्ध और जैन। फिर मौर्य अशोक के बारे में पढ़ते हैं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर मौर्योत्तर के अंतर्गत हम लोग कुछ देशी और विदेशी राज्य के बारे में पढ़ते हैं। फिर 7वां गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग समुद्रगुप्त वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको मैं एक बार और फिर से दिखाऊं आपको। ये आपका जो है गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं। फिर राजपूत काल से आपको मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी, जिसमें आपका ये सल्तनत काल और ये सब चलेंगे। तो एक एक करके आइए, कुछ मोटी मोटी बातों को, पाषाण काल को देखेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपका हेडिंग है पाषाण काल, पत्थर काल। पाषाण काल यानी पत्थर काल, इसको कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज देखिए, इसमें अगर मेनली बात करें इस क्रैश कोर्स की, अगर मुख्यतः प्रमुख रूप से बात करें, तो आपको ये समझना चाहिए, इसमें आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, इतिहास जो होता है उसके अंतर्गत हम अतीत का अध्ययन करते हैं और वर्तमान में रहते हुए भविष्य की जानकारी को प्राप्त करते हैं। मानव की शुरुआत सबसे पहले पत्थर के द्वारा होती है। पत्थर जब आता है मानव की, तो मानव सबसे पहले, जैसे जैसे मानव का मस्तिष्क विकसित होता है, वह सबसे पहले पत्थर का इस्तेमाल करता है।
इस आधार पर 5 तरह के मानव पृथ्वी पर आए हैं, 5 तरह के मानव पृथ्वी पर डेवलप हुए हैं, जिसमें सबसे पहला मानव था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। जो दूसरा मानव था उसे हम लोग कहते हैं होमो हैबिलस। जो तीसरा मानव था वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। जो चौथा मानव था वो था नियंडरथल। जो चौथा मानव था वो था नियंडरथल। और जो पांचवा मानव था उसे कहते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। तो ये 5 मानव आए पृथ्वी पर। इसमें मानवों से संबंधित अगर प्रश्न की बात की जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है, आँख की खोज जावा मानव ने की है। ये आँख की खोज जावा मानव जो किया है ये होमो इरेक्टस से संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न आपकी बन सकती है, जो आँख की खोज किसने की थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे शुरुआती मानव के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि होमोसेपियंस सबसे आधुनिक मानव है। तो आपसे पूछा जाए सबसे आधुनिक मानव कौन है, तो इसका उत्तर है होमोसेपियंस। इसकी मस्तिष्क क्षमता सर्वाधिक थी, इसकी मस्तिष्क क्षमता की बात करें तो 1300 से 1600 सीसी थी। इनकी मस्तिष्क काफ़ी कम थी, 700 से 800 सीसी के आसपास थी। तो यानी इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। सर्वप्रथम मानव कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और सर्वप्रथम मानव कहाँ हुआ है ये भी आपसे महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। तो सर्वप्रथम मानव दक्षिण अफ्रीका में रहता था, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक में रहता था, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में रहता था और यहाँ से निकल करके वो आया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है पूरा पाषाण। पूरा पाषाण जिसे हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक। देखिए, यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है, पूछा जा सकता है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक किस काल को कहा जाता है, पूरा पाषाण काल को। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण यानी मेजोलिथिक। ठीक इसी प्रकार से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मेजोलिथिक किसे कहा जाता है। फिर है नवपाषाण, नवपाषाण जिसे कहते हैं नियोलिथिक। तो ये आपसे पूछा जा सकता है नियोलिथिक किस काल को कहा जाता है, तो नियोलिथिक कहा जाता है नवपाषाण काल को। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जानना है। यहाँ एक बात आपको और बता दें, जो प्रश्न बन सकता है वो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो मध्य पाषाण या मेजोलिथिक। और नियोलिथिक में कृषि की शुरुआत हुई थी। तो कृषि की शुरुआत की बात करें तो ये हुए है नवपाषाण काल में। आपसे एक चीज पूछा जा सकता है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो 2 नाम इसमें याद रखना है, एक बागोर और दूसरा आदमगढ़। ये 2 नाम नहीं भूलना है। बागोर और आदमगढ़ में पशुपालन की शुरुआत हुए हैं। और कृषि के साक्ष्य भारत में अगर बात करें तो कृषि के 3 साक्ष्य आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। एक है आपका मेहरगढ़, दूसरा कोल्डी लहुरा देव। सबसे पहले लहुरा देव है, सबसे पहले आपका है लहुरा देव, लहुरा देव। फिर है मेहरगढ़ और फिर तीसरा है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। आज से आपके 50 क्वेश्चन के जो हैं वो टेस्ट चलने वाला है। शाम को ज्वाइन कीजिए उसे, 50 क्वेश्चन को देने की कोशिश कीजिए, उसमें आंसर भी बताया जाएगा। ये क्रैश कोर्स में देखिए जो भी चीज़ें बताई जा रही है इसको देखते हुए याद कर जाइए, आपका सारा क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। अभी देखिए क्या मैंने कहा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण पशुपालन की शुरुआत हुई थी। पशुपालन के प्रमाण 2 जगह से मिले हैं, बागोर और आदमगढ़ से। जबकि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई और कृषि के लिए 3 स्थल लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है लहुरा देव कहाँ है, तो लहुरा देव आपके यूपी में है, संत कबीर नगर जिले में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और कोल्डी हवा आपके प्रतापगढ़ जिले में है, प्रतापगढ़ जिले में है। तो ये तीनों बात भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाषाण काल से संदर्भित अगर प्रश्न की बात करें तो 2 बातें आपको और ध्यान में रखनी है। एक तो ये याद रखना है
एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है, भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्हें मिला था पहला हस्त कुठार। काफी फेमस क्वेश्चन है, पहला हस्त कुठार किसे मिला था? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था, और ये मिला था इन्हें 1863 में। डेट तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहाँ मिला, कब, किन्हें मिला था और कहाँ मिला था ये भी महत्वपूर्ण है। ये मिला है आपके पल्लवरम, तमिलनाडु से। तो डायरेक्ट आपसे यह पूछा जा सकता है कि पहला हाथ का कुल्हाड़ी किसे और कहाँ से मिला था? तो पल्लवरम से, तमिलनाडु से मिला था इन्हें। और बात कर लें इसके अलावा, और आपको याद रखना है, एक जगह है भीमबेटका, भीमबेटका। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। एडिशनल जानकारी के तौर पे ये याद रखिए, ये एमपी में है, और एमपी में रायसेन की पहाड़ी पे है। रायसेन की पहाड़ी पर यह एमपी में है, एमपी में ये रायसेन की पहाड़ी पे है। अगर जिला का नाम पूछे तो अब्दुल्लागंज आप बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। आप केवल एमपी में है और गुफा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछा जा सकता है भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज वानरकर जी ने किया था, वानरकर महोदय ने किया था। ये बात ध्यान रखिएगा जरूर, वानरकर महोदय ने इसकी खोज की थी, और ये वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसको यूनेस्को ने विश्व की धरोहर सूची में शामिल कर लिया है, यूनेस्को की धरोहर सूची में ये शामिल है। ये बात आपको याद रख लेनी है, ये 2 पॉइंट इस वाले से, पूरा पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का प्रमुख पॉइंट क्या है? तो पशुपालन की शुरुआत हुई थी, 2 साक्ष्य है आपके, बागोर और आदमगढ़। और नव पाषाण काल की प्रमुख साक्ष्य की बात किया जाए तो आपको कृषि की शुरुआत हुई थी, जिसमें 3 स्थल याद रखना है। पशुपालन में एक और ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, और इसे जो खींचने वाली गाड़ी है स्लेज गाड़ियों में प्रयोग किया गया, स्लेज गाड़ियों में प्रयोग किया गया पहले इनका। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है विशेष रूप से। इसके अलावा कृषि में आपको ये याद रखना है, जो 3 नाम यहाँ पे हमने आपको बताया है, ये तीनों नाम में यहाँ कृषि की शुरुआत हुई थी। भारत में कौन कौन से फसल की शुरुआत हुई है? तो भारत में आप कह सकते हैं, देखिए, चावल, कपास, ये दुनिया में सबसे पहले भारत में उगाया गया। ये दोनों पॉइंट को काफी महत्वपूर्ण है, याद कीजिए। अगर बात करें गेहूं की और जौ की, गेहूं और जौ की, तो ये उगाया गया है मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, ईरान उरान के आसपास। अगर बाजरा, ज्वार, मकई, ये सब अगर कोई भी है तो इसे उगाया गया है सबसे पहले अमेरिका में। और अगर आपसे दाल पूछा जाए तो दाल सबसे पहले उगाया गया अफ्रीका में। देखिए बहुत आसान है। चावल सबसे पहले भारत में, चावल कपास भारत में, गेहूं जौ मध्य एशिया में, बाजरा ज्वार अमेरिका में, और दाल अफ्रीका में उगाया गया, अफ्रीका में। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है राख का टीला, इसमें एक और नाम आपको याद रखना है, राख का टीला किस जगह को कहा जाता है? तो ये है संगन कल्लू, संगन कल्लू, संगन कल्लू दक्षिण भारत में है। इसे राख का टीला राख का टीला है, राख का टीला कहा जाता था। ये आपके कर्नाटक में है, कर्नाटक में। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, जिससे प्रश्न बन सकते हैं पाषाण भारत को लेकर के। अब आइए, आपको जो दूसरा टॉपिक हमने बताया है वो है आपका मध्य पाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता, और जो आपके मेन जिससे क्वेश्चन भी ढेर सारे बनते हैं। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो पेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, सिंधु घाटी की सभ्यता। बता दें आपको परिचय के रूप में, भारत के ये वाला जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, इस जगह पर आज से 5000 साल पहले एक महान सभ्यता डेवलप हुई थी। इसे ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगर सबसे ऑथेंटिक डेट की बात करें, सबसे ऑथेंटिक डेट की बात करें, तो 2600 बीसी से 1900 बीसी के आसपास ये सभ्यता डेवलप हुई थी। इस सभ्यता की अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2 लाख किलोमीटर इस सभ्यता की टोटल कह सकते हैं हम जो क्षेत्रफल था।
इसमें कुल सभ्यता की 2 लाख नहीं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यानी हम कह सकते हैं कि यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की टोटल अगर बात करें हम टोटल क्षेत्रफल की, तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसमें से अकेले सिंधु घाटी कितनी थी, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला था, यानी लगभग 13 लाख किलोमीटर पर यह फैला था। आकृति देखने से त्रिभुजाकार है। इसकी अगर बॉर्डर की बात किया जाए, तो इसमें अगर सबसे उत्तर में अगर जाएंगे, सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में इसका मांडा था, सबसे उत्तर में मांडा है, सबसे नॉर्थ में मांडा है। मांडा जो आपके मांडा जो है आपके जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिण की बात करें जाए तो सबसे दक्षिण में, सबसे साउथ में आपका दायमाबाद था, दायमाबाद था जो महाराष्ट्र में है। सबसे अगर ईस्ट की बात करें यानी सबसे पूरब की बात करें, तो सबसे पूरब में कौन सा स्थल था, तो सबसे पूरब में यहाँ आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है। और सबसे पश्चिम की बात करें, सबसे पश्चिम में तो ये था सुतका गेंडोर, सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर था, सुतका गेंडोर जो कि आपके पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये इसकी जो 4 सबसे प्रमुख स्थल है, सबसे किनारे किनारे पे, इसको याद रखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का। अगर बात करें इसकी कंटेम्प्रोरी सभ्यता की, यानी समकालीन सभ्यताओं की, यानी जब भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो और दुनिया में कहीं कहीं पर कौन कौन सी सभ्यता थी, तो इसमें 3 सभ्यता का नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक नाम रखना है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदी के तट पर था, दजला एवं फरात नदी के किनारे था। और इसे 2 भागों में बांटा जाता है। इसका जो नॉर्थ वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं असीरिया की सभ्यता, इसका जो नॉर्थ वाला भाग था इसे कहते हैं असीरिया की सभ्यता। और जो इसका साउथ वाला भाग था उसे सीरिया या बेबीलोनिया की सभ्यता कहते थे, बेबीलोनिया या सीरिया की सभ्यता कहते थे। नॉर्थ वाले को असीरिया, साउथ वाले को सीरिया या बेबीलोनिया की सभ्यता कहते थे। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दजला और फरात नदी के तट पर। एक थी नील नदी की सभ्यता, जो नील नदी के तट पर थी, इसे मिस्र की सभ्यता भी कहते थे, मिस्र की सभ्यता, ये अफ्रीका में थी, अफ्रीका में। और एक है वांगवो सभ्यता, जिसे पीली नदी के किनारे थी, वांगवो सभ्यता, ये पीली नदी के किनारे थी और ये चीन में थी। तो ये 3 सभ्यता इसकी कंटेम्प्रेरी सभ्यता थी, जिसको आपको नाम याद रखना है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसके कई सारे नाम हैं। इसके नाम है सरस्वती सभ्यता, इसका नाम है मेलुहा सभ्यता, ये सब इसी के नाम हैं। इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्यकालीन सभ्यता। कांसा कैसे बनाया जाता है, तो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो इस समय चूंकि तांबा और तांबा के बाद टीन का विकास हो गया था, दोनों को मिला के कांसा बनाया गया था, इसीलिए इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते थे। हड़प्पा सभ्यता में टोटल कम से कम 1500 स्थल है। कितने स्थल है, 1500 स्थल है। लेकिन इनमें से कुछ स्थल काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करी तो आपको जानना है जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन से स्थल को खोजा गया, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की बात की गई थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी, दयाराम साहनी ने करवाई थी। और ये आपका किया गया था 1921 में। जबकि दूसरी जो सभ्यता है जिसे खुदाई करवाई गई थी वो है मोहनजोदड़ो, और इसे आर.डी. बनर्जी यानी राखला दास बनर्जी ने खुदाई करवाया था 1922 में। और ये दोनों खुदाई जो हुए थे वो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुए थे, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों हुआ था। जॉन मार्शल उस समय के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, अगर बात करें तो इस सभ्यता का पता कैसे चला था, तो 1853 में रेलवे लाइन बिछाने के समय कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उस समय ही इस सभ्यता का पता चला था। और इसे जनरल कनिंघम ने यहाँ पे उसी समय काफ़ी सर्वेक्षण करवाया था, जिससे इसके बारे में पता चला। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे थी, लेकिन फिर भी इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी।
1500 स्थल है, लेकिन इसमें से कम 10 स्थल ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जिनको आपको जानना है उनके बारे में। तो एक है हड़प्पा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ये सारी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे थी। आपको देखना है कौन से स्थल किस नदी के किनारे थी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी और ये पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। मोहनजोदड़ो, अभी अभी हमने बताया है मोहनजोदड़ो, जिसकी राखलादास बनर्जी ने खुदाई करवाई थी। ये आपके सिंधु नदी के किनारे थी और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो ये मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। एक है सुतका गेंडोर, इससे इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कौन कहाँ है। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर दास्त नदी के किनारे था, दास्त नदी के किनारे था और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आता है। एक है आपका चन्नुदरो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चन्नुदरो, चन्नुदरो, ये चन्नुदरो सिंधु नदी के किनारे था। मजुमदार जी ने इसकी खुदाई करवाई थी और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में चन्नुदरो। इसके अलावा एक है रंगपुर, रंगपुर, और रंगपुर मादर नदी के किनारे था, मादर नदी के किनारे था और ये अहमदाबाद में पड़ता है, अहमदाबाद में पड़ता है, अहमदाबाद में पड़ता है। रंगपुर के अलावा एक नेक्स्ट है कोटदीजी, 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 कोटदीजी जो सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखने हैं जो कौन से कहाँ पे है। नेक्स्ट अगर बात करें 7वें नंबर की, तो रोपर, रोपर को याद रखना है और रोपर सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है और ये भारत वाले पंजाब में है, तो पंजाब भारत में है ये रोपर सतलज नदी के किनारे है। इसके बाद कालीबंगा की अगर बात करें, कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कालीबंगा कई बार पूछा गया। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और ये राजस्थान के गंगानगर वाले इलाके में है, राजस्थान गंगानगर, कालीबंगा। लोथल, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है लोथल, लोथल भुगवा नदी के किनारे है और ये आपके गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। और ये पत्तन के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी यहाँ से बंदरगाह के काम किए जाते थे। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो मैंने कहा है सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर आपके जो है हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे है और ये आपके मेरठ में है, मेरठ में है। इसके अलावा अगर बात करें सुरकोटरा, सुरकोटरा, सुरकोटरा तो ये आपके गुजरात में है, गुजरात में है और कच्छ की रण के किनारे है, समुद्र के किनारे है सुरकोटरा। एक बनवाली काफ़ी महत्वपूर्ण है, बनवाली, बलवाली आपके घग्गर नदी के किनारे है और ये आपके हरियाणा में हिसार जिले में है, हरियाणा हिसार जिले में है। फिर अगर हम बात करें 13 नंबर की, तो एक धौलावीरा, इसको भी याद रखना है। 15 नाम आप याद कर लीजिए इसके लिए, पेट के लिए। धौलावीरा जो मनहर मानसर, मनहर मानसर नदी के किनारे है और ये आपके गुजरात में है, गुजरात में है। एक राखी गढ़ी, 14 नंबर यहाँ लिखते, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है और हरियाणा में है, हरियाणा में है। इसके अलावा लास्ट 15 नंबर पे एक दायमाबाद को याद कर सकते हैं, दायमाबाद, दायमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है और महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से ये 15 नदियों को और 15 स्थल याद कर लेने हैं 1500 में से, जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं कौन कहाँ है। इस हिसाब से इसको याद कर लीजिए और चलिए आगे आते हैं, इसकी आगे बात करते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर 2 दुर्ग थे, एक ऊपरी दुर्ग, शहर 2 भागों में बटे होते थे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाला जो है ये काफ़ी बड़ा होता था, ऊपर वाला छोटा होता था, इसकी बाउंड्री वॉल की जाती थी। लेकिन अगर बात करें तो धौलावीरा, धौलावीरा एक ऐसा जगह है, धौलावीरा एक ऐसा जगह है
जो 3 भागों में बटा है। बाकी शहर 2 भागों में बटे हुए थे, ऊपरी दुर्ग और निचली दुर्ग। तो ये आपको याद रखना है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काट रही है, यानी इस तरीके से सड़कें होते थे। नालियाँ चौड़ी हैं, गहरी हैं, पक्की ईंटों की बनी हैं। हालांकि सड़कें जो हैं वो कच्ची ईंटों की बनी थी, नालियाँ पक्की थी, ढकी हुई थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, यानी घरों के दरवाजे जो हैं वो गली की ओर खुलते थे। घर 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, बहुमंजिला है। हालांकि अगर बात करें लोथल की, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोथल में घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ही खुल रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक घर में आंगन बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है हड़प्पा में कृषि के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी मिली है, तो यानी यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना है जुता हुआ खेत, काफी महत्वपूर्ण है। जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी का हल बनाया हुआ है, खिलौना बनाया गया है, वो बनवाली से मिला है। बाजरा के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। लोथल से साक्ष्य मिले हैं। कृषि में अगर बात करें हम पशुपालन की, कृषि में पशुपालन भी है, तो मोहनजोदड़ो से 1 सींग वाला बैल मिला है। 1 सींग वाला बैल, इसकी मूर्ति मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा बात करें तो सुरकोटरा और लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है। घोड़ा सुरकोटरा से, सुरकोटरा से घोड़े का जबड़ा मिला है। और मिला है लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है। लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है। राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। मोहनजोदड़ो से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो ये सब घोड़े के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इनको क्या क्या चीज़ की जानकारी है? तो गाय की जानकारी है ही इनको, भैंस की जानकारी है इनको, कुत्ते की जानकारी है, बिल्ली की जानकारी है, हाथी की जानकारी है, बारहसिंगा की जानकारी है, ऊँट की भी जानकारी है, घोड़ा की भी जानकारी है, बैल की भी जानकारी है। हालांकि एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की बात है, गाय, ऊँट और घोड़ा, इन तीनों का कहीं पर मूर्ति, यहाँ पे इनका कहीं पर किसी मिट्टी के बर्तन पर इसका जिक्र नहीं किया गया है। मिट्टी के बर्तन वहाँ मृदभांड कहलाते थे। मृदभांड जो लाल रंग के होते थे। इस पर कहीं भी इनकी फोटो नहीं बनाई गई है, इनकी आकृति नहीं उगाड़ी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस हिसाब से। अगर बात करें इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय था सूती वस्त्र उद्योग। ये लोग मनका भी बनाते थे, यानी हार बनाते थे। ठीक है, ये लोग मुहर का प्रयोग करते थे। मुहर जिसको सील कहते हैं, सील मुहर का प्रयोग करते थे और इसको सील के रूप में ही इस्तेमाल होता था। जैसे इनकी मोहरें सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थी और इनकी मोहरें या तो आयताकार है, इस तरीके से आयताकार है, या फिर वर्गाकार आकार का है। कभी ये मोहर गोल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पा में मोहर कभी गोल नहीं है, या फिर सिलेंड्रिकल नहीं है, बेलनाकार नहीं है, इस तरीके से नहीं बना हुआ है। या तो ये
वर्गाकार है या आयताकार है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा मोहर कहाँ से मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा मोहर 1200 मोहर मिले हैं अकेले अकेले मोहनजोदड़ो से। सबसे ज़्यादा मोहर मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तो ये बात काफ़ी आपकी महत्वपूर्ण है। बर्तन भी ये लोग बनाते थे। और धातु का कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं, तो तांबा का प्रयोग करते हैं, टीन का प्रयोग करते हैं, कांसा का प्रयोग करते हैं। टीन अलग स्वतंत्र रूप में नहीं है, लेकिन कांसा के साथ आ गया तो आ गया। लेकिन ध्यान रखेंगे किसी भी स्तर पर लोहा का इन्हें ज्ञान नहीं है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, लोहा का ज्ञान नहीं है। बर्तन इनका लाल रंग का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाल रंग के बर्तन है। और बर्तन के ऊपर काले रंग की ज्यामितीय संरचना बनाई गई है। काले रंग की इन पर डिजाइन बनाया गया है, ज्यामितीय संरचना बनाई गई है। कहने का मतलब है, एक अगर कोई बर्तन है, इस तरीके से कोई बर्तन है, ये बर्तन है, इस बर्तन पर यहाँ पे काले रंग का डिजाइन बनाया गया है, ऐसे डिजाइन बनाया गया है काले रंग की कुछ आकार। लेकिन बर्तन टोटल कैसे हैं, तो बर्तन टोटली लाल हैं, लेकिन काले रंग का डिजाइन बनाया गया है। ये लोग जो बनाते इसमें करते थे, जो मूर्तियाँ बनाते थे, वो मूर्तियाँ धातु की भी है। ये मूर्तियाँ हैं, ये मूर्तियाँ धातु की भी बनती थी, ये आपकी पत्थर की भी बनी है, ये आपकी मिट्टी की भी बनी है। पत्थर की दो मूर्ति काफ़ी फेमस है, एक मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है डांसिंग गर्ल की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, और एक पत्थर का योगी मिला है, योगी की प्रतिमा, जो 3 पत्तियां साल ओढ़े हुए है। इस तरीके से 3 पत्तियों वाला साल ओढ़े हुए है, ऐसा डिजाइन बना हुआ साल ओढ़े हुए है। तो पत्थर का योगी और डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो से मिला है, ये महत्वपूर्ण है। मिट्टी के भी काफ़ी सारे खिलौने बने हुए हैं और धातु के भी यहाँ पे खिलौने बने हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, ये पत्थर का तो योगी है, लेकिन जो डांसिंग गर्ल है, ये डांसिंग गर्ल कांसे की बनी हुई है। तो ये डांसिंग गर्ल एक नर्तकी है जिसका एक हाथ कमर पे एक हाथ सिर पे है, तो ये डांसिंग गर्ल कांसे की बनी है, जबकि योगी पत्थर के बने हैं। दोनों मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से, ये चीज़ ध्यान रखना है। धातु के लिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, धातु की मूर्ति बनाने के लिए लोग द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते थे, द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते थे, यानी लॉस्ट वैक्स मेथड का प्रयोग करते थे। यानी मोम का एक सांचा बना करके किसी सांचे में रख देते थे मोम भर के, ताकि ये मोम उसमें आ जाए। जब मोम तैयार हो जाता था, जब मूर्ति तैयार हो जाती थी, तो ये मोम को हटा लेते थे। तो इस तरीके से ये द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, द्रवी मोम विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये लोग मापने तोलने के ज्ञान से परिचित थे, मापने तोलने के ज्ञान से परिचित थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु करते थे। ये कभी भी मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे, मुद्रा इनके पास नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखने हैं। कांसा का एक स्केल मिला है, कांसा का एक स्केल मिला है। कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है, लोथल से कांसे का एक स्केल मिला है। कांसे का तराजू मिला है, कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से। कांसे का तराजू का पलड़ा मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। बाट 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 जो है वो द्विआधारी थे, बाइनरी सिस्टम पर आधारित थे। बाटों का निचला मानदंड द्विआधारी बाइनरी सिस्टम पर आधारित था। जैसे आपको पता है 1 0 का प्रयोग करते, इस तरीके से बाइनरी सिस्टम पर आधारित था, द्विआधारी। और जो ऊपरी मानदंड था वो दशमलव प्रणाली का प्रयोग करके बनाया गया था। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का, मैथ में आप इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। निचली मानदंड द्विआधारित था और ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित था। इसके बारे में आप लोग मैथ में विशेष रूप से सीखेंगे, बाइनरी सिस्टम के बारे में। ठीक है। मुहर का प्रयोग मुद्रांकन के लिए किया जा रहा है, न कि रुपए पैसे के लिए किया जा रहा है। तो मुहर जो है, जो सील है, वो सील का सत्यापन के लिए किया जा रहा है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर अगर सामान बेचा जा रहा है, तो रस्सी से बोरे का मुंह बांध करके उसके ऊपर गीली मिट्टी लगाया गया और उसके ऊपर सील से सत्यापन कर दिया गया। अगर
सामान सुरक्षित है, इसका मतलब सील नहीं टूटेगा। ये लोग स्थल और जल मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। स्थल पर बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, जल के लिए नाव का प्रयोग करते थे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और महत्वपूर्ण रूप से जाननी है, इनके महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात करें, ये नहीं, ये कहाँ से अपना सामान चढ़ाते थे, ले जाते थे, तो ये प्रमुख बंदरगाह की बात करें, इसमें कुछ जगह का नाम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको याद रखना। एक है सुतका गेंडोर, एक है आपका लोथल, बालाकोट, बालाकोट, सुतका गेह, सुतका गोह, ये 4 नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है, जहाँ से ये अपने सामान वामान की चढ़ाई बिक्री चढ़ाते थे जहाज पर और ले जाते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे लोग। समाज मातृसत्तात्मक था, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण लगाते थे। ये लोग जो हैं मातृदेवी की उपासना करते थे। शिव की उपासना के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है, एक सील मिला है, जिस पर एक देवता मिले हैं जिसके 3 मुख हैं, 3 मुख बनाए गए हैं, इनके 3 मुख हैं, इन और मुख पर सिंह हैं। इनके दाहिने तरफ हाथी है, बाघ है, दाहिने तरफ हाथी बाघ है और बाई तरफ गेंडा और भैंसा है, पैर के पास 2 हिरन भी है। तो इस तरीके से ये सील मिला है। मार्शल को मिला था, तो इसने कहा यहाँ शिव पूजा होती थी। अब से पूछा जा सकता है शिव पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से शिव पूजा के प्रमाण मिले हैं। लिंग एवं योनि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं कहीं कहीं से। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से एक विशाल बाथ बेसिन मिला है, स्नानागार मिला है, जो 39 × 23 × 8 इंच, मतलब 39 मीटर इंटू 23 और 8 मीटर की ऊंचाई का बना हुआ है, जिसमें काफ़ी 39 इसकी लंबाई हो गई, 23 चौड़ाई हो गई और 8 मीटर इसकी गहराई हो गई। ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, जिसमें यहाँ पे मिला है। आपको मैंने बताया मोहनजोदड़ो से पत्थर का योगी मिला है, जिससे पता चलता है शायद इनको योग में विश्वास था। इसके अलावा हड़प्पा से ताबीज जैसी वस्तु भी मिली है। मुर्दों को ये लोग दफनाते थे और उनके साथ विशेष सामान भी रखते थे, जिससे माना जा सकता है कि ये भूत प्रेत जादू टोना परलोक संबंधी विश्वास कर रहे हैं। पशु पूजा की बात करें तो कुबर वाला बैल को और सांड को विशेष रूप से पूजा जाता था। वृक्ष में ये लोग पीपल, बरगद, नीम इत्यादि की पूजा करते थे। कुछ कुछ हिंदू धर्म के अन्य चिन्ह भी, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, सर्प पूजा, अग्निवेदी, ये सब मिले हैं। अग्निवेदी कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ जो है किसका शासन था, राजा थे या पुजारी शासन करते थे, इस बात के प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं धर्म था मौजूद, लेकिन कर्मकांड के बजाय सादगी को विशेष रूप से महत्व यहाँ पे दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखने की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हड़प्पावासी गणित वगैरह से भी परिचित थे। गणित का ऐसे ज्ञान है क्योंकि इनकी बाँट बटखरे सब एक एक रूपता मिलती है, सब जगह पर एक ही तरह के बाँट बटखरे इत्यादि इन्हें मिले हैं। ये बताता है जो ये लोग गणित के मापने तोलने के ज्ञान से परिचित थे। इन्हें खगोल विज्ञान की भी जानकारी थी, क्योंकि ये लोग जो फसलों का नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं बिना खगोल विज्ञान के, बिना ऋतु परिवर्तन, नक्षत्र की गणनाओं के, इसके विभिन्न मौसम में उगने वाले फसलों की खेती करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा इन्हें धातु और रसायन का भी ज्ञान था। ये लोग विशेष विशेष तरीके से स्केल, तराजू, मृदभांड, मोहर का निर्माण किए हैं, जिसके कारण इनको कहा जा सकता है कि इन्हें धातु की विशेष रूप से जानकारी है, रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी है। इन्हें चिकित्सा शास्त्र की भी जानकारी थी। ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा से, कालीबंगा से आपके 2 बालकों की खोपड़ी मिली है जो 9 साल के और 12 साल के हैं। इस खोपड़ी में छेद की गई है, जिससे पता चलता है ये शल्य चिकित्सा वगैरह भी करते रहे होंगे। तो ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अब बात करते हैं इस सभ्यता के बनने और नष्ट होने की। ये सभ्यता कैसे बनी है, इस बात को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जो आखिर ये सभ्यता कैसे बनी। कुछ लोग विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं, कुछ वो मानते हैं कि विदेशों से लोग आकर इस सभ्यता को जन्म दिए हैं। और इसमें मानने वाले लोग एक है मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, केमर। इन सबों का कहना है विदेशों से लोग आकर
यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता के जन्म दिए हैं। इस सिद्धांत को नहीं माना जाता है वर्तमान में। एक लक्ष्मण स्वरूप सहाय हैं, लक्ष्मण स्वरूप सहाय, इनका कहना है कि आर्यों से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये भी नहीं माना जाता है क्योंकि आर्य बाद में आए थे, ये पहले थे। जो राखला दास बनर्जी हैं, आर.डी. बनर्जी, ये कहते हैं द्रविड़ों से इनकी उत्पत्ति हुई है। जो द्रविड़ दक्षिण भारतीय लोग हैं उनसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस सिद्धांत को भी वर्तमान में नहीं माना जाता है क्योंकि द्रविड़ ग्रामीण थे, ये लोग शहरी थे। बाकी कुछ लोगों का कहना है स्वदेशी उत्पत्ति इनकी हुई है, यानी जो यहीं के रहने वाले गांव के लोग थे वो बाद में इतनी बड़ी सभ्यता के रूप में बदल गए। इसके समर्थक लोगों का कहना है रोमिला थापर, अमलानंद घोष ऐसे विद्वानों का कहना था जिनकी स्वदेशी उत्पत्ति हुई है, और यही वर्तमान में सबसे मान्य मत है। और अब हड़प्पा सभ्यता आखिर इतनी विकसित सभ्यता एक दिन नष्ट हो गई। अब ये नष्ट कैसे हो गई, इसके बारे में यानी अंत के बारे में अलग अलग विद्वानों का फिर से अलग अलग अंत है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है बाढ़ आ गई जिसके कारण ये सभ्यता पतन हो गई, जिसमें मार्शल सबसे प्रमुख है। जॉन मार्शल का कहना है बाढ़ के कारण ऐसा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं नदी सूख गई, नदियों का सूख जाना को रीजन मानते हैं, इसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसमें अमलानंद घोष महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पी सूद भी इसके समर्थक माने जाते हैं, जिनका कहना है कि नदियों के सूखने से ये हो गए। कुछ लोग कहते हैं भूकंप आ गए, यानी भूतात्विक हलचल हुआ जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। भूतात्विक हलचल की बात करते हैं, और इसमें M.A. सहनी आते हैं। M.A. सहनी ये आते हैं, इनका कहना है भूतात्विक हलचल के कारण हुआ है। मलेरिया आने के कारण, कैनेडी का कहना है कि मलेरिया आने के कारण ये ऐसा हुआ। आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा कहना है मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड का। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड का कहना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ। कुछ लोग कहते हैं प्रशासन पहले अच्छा था, बाद में प्रशासनिक गिरावट हो गई जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा कहना है जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल, इनका कहना है ऐसा हुआ होगा। बाद में एक सबसे प्रमुख मत दी गई, वो था जलवायु परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन का मत। और ये कहना था आपका फेयर सर्विस और गुरदीप सिंह का। फेयर सर्विस और गुरदीप सिंह का। अब अगर बात करी जाए कैसे ये सभ्यता नष्ट हुई, तो इसके बारे में कोई भी बात एक रूपता रूप से नहीं कही जा सकती है। इन सभी का कुछ कुछ मत रहा, इन सभी की कुछ कुछ वजहें रही होंगी हड़प्पा सभ्यता के पतन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार कारक है वो है जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। इस सभ्यता के नष्ट होने के बाद भारत में फिर से एक बार गांव बन जाते हैं और कुछ प्रमुख गांव के रूप में आते हैं। इसमें आपको 3-4 नाम बहुत महत्वपूर्ण रखना है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 4 संस्कृति डेवलप हुई थी। एक हुई थी आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति ये हुआ था आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। सबसे पूछा जा सकता है आहड़ संस्कृति कहाँ डेवलप हुई थी, तो ये हुई थी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। एक हुआ था मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, और ये आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ था, पश्चिमी मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ था। एक है आपका कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति जो डेवलप हुआ आपका पश्चिमी MP में, मालवा के ठीक बगल में। एक आपका है जोड़वे संस्कृति, जोड़वे संस्कृति जो डेवलप हुआ आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र में। ये 4 जो है आपको विशेष रूप से याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 4 सभ्यता इस तरीके से संस्कृति डेवलप हुई, जो ये सभी ग्रामीण संस्कृति है, जबकि हड़प्पा एक शहरी संस्कृति थी। तो हड़प्पा के पतन के बाद फिर से ग्रामीण संस्कृति देखने को मिलती है जो कुछ इस तरीके से थी।
तो आपने देखा इस तरीके से जो सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल को देखा, सिंधु घाटी सभ्यता को देखा। अब है वैदिक काल। आइए इसकी बात करते हैं वैदिक काल की। एक क्रैश कोर्स हम लोग 13 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वैदिक काल, देखिए वैदिक काल, वैदिक काल को आर्यों का काल भी कहते हैं, आर्यों का काल। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आर्य लोग आए। ये आर्य लोग की प्रमुख पुस्तक वेद थी। इनकी पहचान की बात करी जाए तो इनकी पहचान घोड़ा थी। ये लोग रथ का प्रयोग करते थे। ये लोग सोम रस का पान करते थे, सोम रस का पीते थे। ये लोग संस्कृत बोलते थे, वैदिक मंत्र बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, या कह सकते हैं भारत और भारोपीय भाषा बोलते थे। अगर आर्य शब्द की अर्थ की बात किया जाए तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन। ये अपने आप को आर्य कह रहे हैं, श्रेष्ठ कह रहे हैं, कुलीन कह रहे हैं। ये वेद लिखते हैं। वेद इनकी 4 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इनमें अथर्ववेद सबसे बाद में लिखे गए, शुरुआती 3 वेद थे। और इनमें भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद मुंह से बोलकर एक दूसरे को लोग याद कराएं, फिर बाद में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी लिखा गया और इन सभी को रिटन डाउन किया गया, लिखित रूप में आया। यानी अगर हम करें वैदिक काल तो इसको अगर हम 2 भागों में बांटे, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक, तो ऋग वैदिक में केवल ऋग्वेद बोले जाते थे और इसमें गुरु अपने शिष्यों को ये याद करवा देते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में इन तीनों का लेखन तो किया ही गया, इसका भी लेखन किया गया। ऋग्वैदिक काल में समाज थोड़ा सा अच्छा था, हम कह सकते हैं अच्छा है। महिलाओं की दशा अच्छी है, सामाजिक दशा अच्छी है, कर्मकांड बहुत अच्छे स्तर पर नहीं, कर्मकांड बहुत मतलब कि इसमें ये नहीं हुआ है जो हाँ आपको करना होगा और उसके लिए बहुत आडंबर नहीं आए हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज थोड़ा सा प्रदूषित हो गया है, समाज में कर्मकांड का बोलबाला हो गया, महिलाओं की दशा में गिरावट आई। तो ये उत्तर वैदिक काल देखा जाए तो थोड़ा सा पतन का दौर था। खैर ये जो आर्य आए, ये आर्य अपने आप में, ये आर्य अपने आप में विशेष रूप से लेकर के आए थे। और ये आर्य इसमें करते हैं, इसमें 4 पुस्तक लिखे गए। इस काल में 4 पुस्तक लिखे गए। पहले पुस्तक लिखे गए वेद, वेद पर आधारित पुस्तक लिखे गए ब्राह्मण, ब्राह्मण पर आधारित पुस्तक लिखे गए आरण्यक, और आरण्यक पर जो पुस्तक लिखे गए उपनिषद। इसे बहुत सिंपल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, देखिए जरा आसान से। अगर ऋग्वेद की बात अगर हम करें, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? तो 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, तीसरे चैप्टर में, तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र की चर्चा है। और गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने लिखा था, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तीसरे मंत्र में, तीसरे मंडल में इसके गायत्री मंत्र की चर्चा है और जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने किया था। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, कि देवताओं की प्रार्थनाएं और स्तोत्र भरी हुई हैं, स्रोत और प्रार्थनाएं भरी हुई हैं। इसके पुरोहित को होत्री कहा जाता था, होत्री, इसके पुरोहित को होत्री कहा जाता था। और याद रखना है, इसके 2 ब्राह्मण हैं जिसका नाम है ऐतरेय और कौस्तिकी। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा ऐतरेय और कौस्तिकी ब्राह्मण, या अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद के भाग है, या कौस्तिकी ब्राह्मण किस वेद के भाग हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें 10 मंडल हैं, तो एक 3 वाला चैप्टर याद रखिएगा, एक 10 वाला याद रखिएगा। 10 वाले में पुरुष सूक्त है और इसी पुरुष सूक्त में
पहली बार वर्ण शब्द की चर्चा मिलती है। वर्ण शब्द की चर्चा पहली बार कहाँ मिलती है? तो 10वें चैप्टर में ऋग्वेद में मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में और अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं और मंत्र को ऋचाएं कहा जाता है। ऋचाएं, तो 10,552 इनके ऋचाएं हैं, ये याद रखना है। आपको एक बात और याद रखना है, 10 चैप्टर में एक 7वां जो चैप्टर है, जो सप्तम मंडल है, उसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, यानी 10 राजा के युद्ध का वर्णन है। और ये 10 राज्य युद्ध की बात अगर हम करें तो ये सुदास और भरत कबीला के बीच हुआ था। ये सुदास का ही कबीला भरत था। सुदास और ये 10 कबीलाओं के बीच हुआ था और इसमें सुदास की जीत हुई थी। सुदास भरत कबीला का था। और ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। तो ये आपको विशेष रूप से याद रख लेना है, ये सारे पॉइंट, तो इससे आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद से संबंधित ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो इसमें भैया पहले कर्म कांड की बात की गई है। यजुर्वेद किस चीज की पुस्तक है? तो कर्म कांड की पुस्तक है, यानी बलि की पुस्तक है। डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। इसके जो पुरोहित हैं, इनके पुरोहित को अर्धवयु कहा जा रहा था। अर्धवयु, इनके पुरोहित को अर्धेयु कहा जा रहा था। और इसके 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो 2 इसके भाग हैं। इसके कई सारे उपनिषद हैं और जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण भी हैं, जैसे इसमें आपके बृहदारण्यक उपनिषद महत्वपूर्ण है, कठोपनिषद महत्वपूर्ण है, श्वेताश्वर उपनिषद महत्वपूर्ण है। श्वेताश्वर ये भाग है। हालांकि इसको अलग से हम लोग थोड़ा सा अभी देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रश्न यहाँ इससे नहीं पूछेंगे जो बृहदारण्यक या कठोपनिषद किसका भाग है, बल्कि ये आपके त्रेय और कौस्तिकी से संबंधित ये जो प्रश्न है ये पूछे जाते हैं, जो त्रेय और कौस्तिकी किसके ब्राह्मण है। तो ये चीजें आपको यजुर्वेद से संबंधित छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। सामवेद की बात करी जाए तो सामवेद से संबंधित जो बातें आपको याद रखनी है, उसमें यह रखनी है कि इसके पुरोहित को उद्गाता कहते थे। इसमें जो बातें हैं वो है संगीत और गायन। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते थे। ये पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है जो कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित पुस्तक का नाम है सामवेद। ये पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। इसकी कुछ बात करें पुस्तकों की तो जैमिनीय और छांदोग्य इस पर आधारित 2 प्रमुख पुस्तक है जो लिखे गए हैं। अगर हम बात करें चौथी वेद की यानी अथर्वा वेद की, तो अथर्वा वेद से रिलेटेड आपको बातें जो ध्यान में रखनी है वो है अथर्व वेद में जादू टोना, चिकित्सा, अंधविश्वास, इन चीजों की बातें की गई है। औषधि की भी बात यहीं से मिलती है, औषधियाँ, ये सारी बातें इसमें की गई है। अथर्ववेद के जानकार को ब्राह्मण कहा जाता था, ब्राह्मण या ब्रह्म कहा जाता था। और इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। और इसके कई सारे उपनिषद है जिसके नाम है मंडूक, प्रश्न, मुंडक। ये सब उपनिषद आपके अथर्वा वेद के हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इस समय की समाज की और इन चीज़ों की, इससे पहले हम लोग को थोड़ा सा कुछ बातें याद रखनी है जो ब्राह्मण या और उपनिषद से लेकर पूछे जाते हैं। हमने कहा सबसे पहले लिखे गए थे पुस्तक वेद। सबसे पहले जो पुस्तक लिखे गए थे उसका नाम था वेद। वेद के बाद जो पुस्तक लिखे गए वो थे ब्राह्मण के बाद जो पुस्तक लिखे गए थे वो थे आरण्यक। और आरण्यक के बाद जो पुस्तक लिखे गए थे वो थे उपनिषद। तो वेद तो 4 हो गए, इसी पर आधारित कई सारे ब्राह्मण लिखे गए।
आरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। इसमें कुछ कुछ ब्राह्मण से प्रश्न जो बनते हैं वो याद रखना है। ऐतरेय में क्या है, तो ऐतरेय में 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है, ये याद रखना है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात कहाँ की गई है। ऐतरेय में पुत्री को दुख का कारण कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा पुत्री को दुख का कारण कौन कहता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण कहते हैं। इसके अलावा अब शतपथ की बात करें तो शतपथ से क्या प्रश्न बन सकता है, सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ये है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। आपसे पूछा जाएगा स्त्री को अर्धांगिनी किसमें कहा गया है, तो इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। और तीसरा है आपका जो याद रखना है वो है पंचविश ब्राह्मण, और पंचविश ब्राह्मण में प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा की गई है। तो ये 3 ब्राह्मण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसकी आपको याद रखना है। अब इसी तरीके से उपनिषद से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। उपनिषद, उपनिषद में एक तो रखना है आपको छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। इससे क्या प्रश्न बनेगा, तो एक तो देवकी पुत्र कृष्ण की पहली चर्चा इसमें मिलेगी, देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा। दूसरा आपसे सबसे बड़ा उपनिषद है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। अच्छा, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना, ये भी बात ध्यान रखिए, गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद मोक्ष पर आधारित किताब है, यानी इसमें पहली बार मोक्ष की बात की गई है। ठीक है, मोक्ष की बात की गई है। इसमें सत्यकाम छांदोग्य वाले में सत्यकाम जामाल की कथा मिलती है। सत्यकाम जाबाल जो अपने बिन ब्याही माँ होने को लांछन को चुनौती देता है, इनकी माता सत्यकाम जाबाल की गौतम मुनि से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आपको याद रखना है महा उपनिषद, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम शब्द की चर्चा मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द की चर्चा कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है महा उपनिषद में। एक आपको याद रखना है मुंडोकपनिषद, मुंडोकपनिषद, मुंडोकपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते शब्द की चर्चा मिलती है। सत्यमेव जयते शब्द की चर्चा मिलती है, सत्यमेव जयते। एक है कठोपनिषद जो आपको याद रखना है, कठोपनिषद, कठोपनिषद जिसमें यम और नचिकेता संवाद की चर्चा मिलती है। यम और नचिकेता संवाद की चर्चा मिलती है, यम और नचिकेता संवाद की चर्चा मिलती है। एक है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, इसकी चर्चा तैत्तरीय उपनिषद में मिलती है। तो ये आपके अतिथि देवो भव तैत्तरीय उपनिषद में, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। तो ये आपके प्रमुख उपनिषद है जिससे संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें जहाँ से प्रश्न आपके बनने वाली है वो है प्रमुख देवताओं के बारे में, जो वैदिक कालीन प्रमुख देवता कौन है। तो वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं की बात अगर करें तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, इस बात को एकदम विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन्होंने प्रकृति का दैवीयकरण किया था, जो प्रकृति है इनका दैवीयकरण किया था, प्रकृति की जो भी चीजें उनको देव बनाया था। इनका सबसे प्रमुख देवता इंद्र था। इंद्र का इन्होंने 250 बार उल्लेख किया है ऋग्वेद में। इसे युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, वज्रधारी ये बताया है। इनका प्रमुख है आयुध था वज्र, इनका प्रमुख हथियार क्या है, तो वज्र है। इनका प्रमुख हथियार वज्र बताया गया है। दूसरा प्रमुख देवता अग्नि थे, इनका दूसरा प्रमुख देवता अग्नि थे। अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है, 200 बार वर्णन किया गया है। बताया गया है जो यह मध्यस्थ का काम करता है मनुष्य और देवताओं के बीच में। कहता है यह हजारों खंभों वाले महल में रहता है। कहा गया है यह प्रत्येक घर का अतिथि है, प्रत्येक घर का अतिथि है। तो ये ऋग्वेद का प्रत्येक मंडल जो है यह अग्नि की स्तुति से आरंभ होता है। वरुण तीसरा प्रमुख देवता है, इसकी 30 बार वर्णन की गई है। ये कहा गया है यह जल या झंझावात का देवता है।
जल या झंझावात का देवता है। कहा जाता है यह नैतिक नियमों का संरक्षक है, नैतिक नियमों का संरक्षक है। फिर एक देवता है सोम। सोम को खुशी के देवता कहा जाता था। इसे औषधि और वनस्पतियों का देवता भी कहा जाता था। नौवां मंडल में सोम रस से संबंधित चर्चा की गई है। नौवां मंडल जो ऋग्वेद का है, इसमें सोम रस से संबंधित चर्चा की गई है। यदि अफगानिस्तान में मिलने वाले मुजवंत पर्वत से प्राप्त औषधियों को सोम रस के रूप में पहचान की गई है। कुछ और प्रमुख देवताओं की बात करी जाए तो एक देवता थे बृहस्पति। ये बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित कहा गया है। एक है सरस्वती, इसे नदियों की देवी कहा गया है। एक ईरा है जो समृद्धि की देवी हैं, ईरा समृद्धि की देवी थी। उषा सूर्योदय की देवी थी। अदिति प्रकृति की देवी थी। अश्विन चिकित्सक देवता थे, अश्विन चिकित्सक देवता थे। रुद्र अनैतिक आचरण के रोकने वाले देवता थे। मरुत आंधी के देवता थे। द्यौ जो है वह सूर्य के पिता थे, द्यौ शुद्ध की सूर्य के पिता थे। धन्यो क्रोध की देवी थी। इस तरीके से यहाँ पे है। इन सब देवताओं की चर्चा ईरान के एक अभिलेख में भी मिलती है जिसका नाम है बोगस गोई अभिलेख। बोगस गोई मोस्ट इंपोर्टेंट, बोगस गोई अभिलेख में भी इनकी चर्चा मिलती है जो आपके ईरान में है वर्तमान में। इनमें 4 देवता का जिक्र है, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र। 4 देवताओं का जिक्र इनमें मिलता है। उत्तर वैदिक काल आते आते इन देवताओं के कर्म में परिवर्तन कर दिया गया और इंद्र को नागों का देवता बना दिया गया, महत्ता में परिवर्तन कर दिया गया और 3 देवताओं की स्थिति को स्वीकार किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख प्रजापति, जिसे सृजन करने वाला देवता, जिसे ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, रुद्र को नष्ट करने वाला देवता और विष्णु को पालन करने वाला देवता, यानी 3 नए देवता उत्तर वैदिक काल में आए और इन सभी देवता को जो अभी पढ़े इनकी स्थिति में गिरावट हो गई। सहायक देवता आ गए। उत्तर वैदिक काल में अश्विन को कृषि का देवता बना दिया गया, चूहों को मारने वाला बना दिया गया। इंद्र को नाग का देवता बना दिया गया, वरुण को जल का देवता बनाया गया, पूषण को बच्चे को जन्म देने वाला देवता बनाया गया। सहायक देवता भी इस समय आ गए, गंधर्व, यम, कुबेर, यक्ष, यक्षिणी, अप्सराएं ये आ गए। देवियों की स्थिति में गिरावट हुई, देवी की जगह अप्सरा ज़्यादा चर्चा में आए, यक्षिणी की चर्चा की गई है। ठीक है, पूषण को शूद्रों का देवता कहा गया था। ये सारी बातें जो है इसमें आ जाती है। अब इसमें जब समाज उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, ज़्यादा समस्याग्रस्त हो जाती है, तो इस समय फिर बुद्ध काल में बौद्ध और जैन जैसे महान धर्म की उत्पत्ति होती है। तो आइए अब उसे देखते हैं, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म हमने आपसे कहा था, देखिए एक बार आपको सिलेबस दिखाएं फिर से। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ लिया, वैदिक काल आपने पढ़ लिया, अब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को हम पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म जब समाज प्रदूषित था तो इसमें बौद्ध धर्म के रूप में गौतम बुद्ध आए और इस गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को लेकर के आए यहाँ पे। अगर हम बात करें इनकी बुद्ध की, तो बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था और ये शाक्य कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। बचपन में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और इनकी पालन पोषण का कार्य जो है इनकी मौसी करती हैं, जिनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी भी होती हैं और इनकी सौतेली माँ भी हैं। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। बचपन से ही सन्यासियों ने ऐसी भविष्यवाणी करी थी जो यह सन्यासी हो जाएंगे या बहुत बड़े राजा हो जाएंगे। बचपन में भी इन्होंने, अब इनकी गंभीरता को देखते हुए इनके पिता चिंतित रहते थे, इसलिए कम उम्र में ही इनकी विवाह करवाते हैं और इनकी पत्नी के रूप में यशोधरा आती है। यशोधरा शाक्य कुल से संबंधित होती हैं। कम उम्र में ही इनका पुत्र भी आ जाता है, तो पुत्र का नाम है इनका राहुल।
इन सब के बावजूद इनका मन नहीं, मतलब इन चीज़ों से विरक्त हो पाता है और ये घर छोड़ देते हैं 29 साल की उम्र में। इनके जन्म स्थान की बात करें जाए तो इनका जन्म 563 बीसी में 563 बीसी में लुम्बिनी लुम्बिनी आम्रकुंज लुम्बिनी आम्रकुंज वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और ये जो है कपिलवस्तु नेपाल के निकट पड़ता है। कपिलवस्तु नेपाल के निकट जो है आपका, कपिलवस्तु के निकट ये जगह पड़ती है, कपिलवस्तु के निकट। इन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जिस बात को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, यही आपसे पूछा जा सकता है बुद्ध के घर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने 4 घटना को देखकर सन्यासी बनने का निर्णय लिया था। ये घर से बाहर निकले थे, इन्हें 4 ऐसी घटनाएं दिखती है जिसके बाद ये सन्यासी बनने का निर्णय लेते हैं। एक मिलता है इन्हें वृद्ध व्यक्ति, एक मिलता है इन्हें बीमार व्यक्ति, एक मिलता है इन्हें मृत व्यक्ति यानी शव यात्रा, और एक मिलता है इन्हें सन्यासी या योगी, जिसे देखकर ये सन्यासी, ये बुद्ध बनने का निर्णय लेते हैं। फिर ये निकल जाते हैं घर से, लेकिन इन्हों को ज्ञान प्राप्त होती है 6 वर्ष की तपस्या के बाद। और कहाँ होती है, तो इसमें सभी नाम काफी महत्वपूर्ण है। एक तो उरुवेला, उरुवेला बोध गया जिला में है, बोध गया। नदी है निरंजना नदी, निरंजना नदी, इसी को फल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी, फल्गु नदी। गांव का नाम है जाम्बी गांव, जाम्बी गांव। वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनकी उम्र थी इस समय 35 वर्ष। 29 साल में घर छोड़े थे, 35 वर्ष की अवस्था थी। और ये दिन था वैशाख पूर्णिमा का, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी जन्म भी हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान में मिला। प्रथम उपदेश की बात किया जाए, प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश को इन्होंने सारनाथ के ऋषिपत्तन में दिया था। सारनाथ के ऋषिपत्तन में प्रथम उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति को यहाँ पे निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण। और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण था, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण था। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश था। 5 बालकों को सारनाथ के ऋषिपत्तन में दिए थे। और फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुई, कुशीनगर में। और इस बात को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता था। और ये कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी, मल्लों की राजधानी। दरअसल ये मल्लों की 2 राजधानी थी, एक थी पावा और दूसरा कुशीनारा। तो जब ये 83 वर्ष की उम्र में पावा पहुंचते हैं तो वहाँ चुंद्र नामक लोहार ने इन्हें सुकर मध्यम यानी सुअर का मांस खाने को दिया, जिससे इन्हें रक्तातिसार नामक बीमारी हो गई। वहां से ये कुशीनारा पहुंचे और वहां सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश देकर इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनकी कुछ परिचय है जिससे प्रश्न बनते हैं। अब इनके संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और प्रश्न बुद्ध से संबंधित बनेंगे, जिसको ध्यान रखना है। इन्होंने जो सर्वाधिक समय है वो अपना कोसल में बिताया था। कोसल के राजा प्रसेनजीत इनके मित्र थे। इन्होंने अपना 21 वर्षा काल कोसल में बिताया था। ये काफी महत्वपूर्ण है। बात करें प्रसेनजीत की, तो प्रसेनजीत ने इन्हें पूर्वाराम विहार बना करके दान में दिया था। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है।
तो प्रसेनजीत ने पूर्वाराम विहार इन्हें ध्यान देता है। ये मगध में भी गए थे और मगध में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल व्यतीत किया था। और मगध का राजा बिंबिसार था और बिंबिसार ने इन्हें वेणुवन नामक महाविहार बना करके दिया था। अब से यही पूछा जा सकता है वेणुवन महाविहार किसने दिया था, तो बिंबिसार। पूर्वाराम विहार किसने दिया था, तो कोसल के राजा प्रसेनजीत ने। आम्रपाली मगध में ही इन्हें मिली थी। आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु थी, तो वैशाली की नगर वधु थी और मगध की थोड़ी दूरी पे ये आपका वैशाली में था। इसको मगध नहीं कहिए, वैशाली ही कह लीजिए। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली इनकी मित्र, इनकी शिष्य बनी थी यहीं पे। और उसने आम्र वाटिका जो है बुद्ध को दान में दिया था। आम्र वाटिका दान में दिया था बुद्ध को। एक और व्यापारी है जिसका नाम है धनी व्यापारी अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक। और अनाथ पिंडक ने बुद्ध को जेतवन महाविहार दान में दिया था। जेतवन विहार दान में दिया था, जेतवन विहार। ठीक है, ये आपके कौशल में ही दिया था, कौशल में ही, जहां प्रसेनजीत ने पूर्वाराम विहार दिया था। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु मल्लो की राजधानी में हुई थी। किसने उन्हें सुकर मद्दब खाने को दिया था, तो चुंदलुहार। चुंदलुहार। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किए थे दिया था, तो सुभद्र को दिया था। कहाँ दिया था, तो वहीं कुशीनारा में ही दिया था। कुशीनारा में अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, अपना अंतिम उपदेश किसी को दिया था। बुद्ध ने 8वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद संघ में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी थी। तो संघ में महिलाओं का प्रवेश की इजाजत कब दी, तो 8वें वर्ष बाद। 8वें वर्ष बाद दिया था। प्रथम महिला कौन है प्रवेश पाने वाली, तो इनकी मौसी या बीमाता जो भी कह लें, प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। अब इनके प्रश्न बनता है इनके प्रतीक से, जो कौन सा प्रतीक बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, वो है कमल। इनके गर्भ का प्रतीक है हाथी। जब ये गर्भ में थे उनका प्रतीक बताया जाता है हाथी को। यौवन के लिए प्रतीक दिखाया जाता है सांड। गोत्र के लिए बैल। ज्ञान प्रसार के लिए जो प्रतीक यूज किया जाता है वो है सिंह। प्रथम उपदेश के लिए जो प्रतीक दिया जाता है वो है चक्र। गृह त्याग के लिए घोड़ा, घर त्याग के लिए घोड़ा दिखाया जाता है। ज्ञान के लिए दिया जाता है पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के लिए इनका जो सूत्र दिखाया जाता है वो है स्तूप। स्तूप। बुद्ध से संबंधित अगर प्रमुख व्यक्ति की बात किया जाए तो एक व्यक्ति है देवदत्त। ये इनका चचेरा भाई था, इनसे जेलस रखता था, ईर्ष्या रखता था। एक है अनार कलाम। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है अनार कलाम कौन है, बुद्ध के गुरु थे। एक है रुद्रक, रुद्रक रामचंद्र। ये बुद्ध के गुरु थे। एक है आपका कंथक, कंथक बुद्ध का घोड़ा था। चन्ना, चन्ना बुद्ध का सारथी था। चन्ना बुद्ध का सारथी था। आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। तो ये आपको ध्यान रखना है बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख बातें।
अब बुद्ध की शिक्षाओं की बात अगर हम करें, शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा की बात करें तो बुद्ध ने 4 शिक्षा दिया। इन्होंने पहली शिक्षा दी दुख है। दूसरा इन्होंने कहा दुख का कारण है, दुख का कारण है। और इन्होंने दुख का कारण क्या बताया, तो वो बताया था प्रतीत समुत्पाद, यानी एक इच्छा के खत्म होने के बाद दूसरा इच्छा का उत्पन्न होना। फिर उन्होंने कहा दुख को रोका जा सकता है, यानी दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है। और फिर उन्होंने दुख के रोकने के 8 मार्ग बताए। तो चौथा इनकी शिक्षा थी दुख निरोध मार्ग। इसमें इन्होंने 8 शिक्षाएं दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, ये 3 हो गए। फिर 3 और थे, जिसमें इन्होंने कहा सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। इसके बाद इन्होंने चौथी जो बताया वो बताया था सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। फिर उन्होंने 2 और बताया, इनको इन्होंने दिया सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, समाधि। ये 8 सम्यक है। ये 8 मार्ग इन्होंने बताए दुख को रोकने की। ये बुद्ध की शिक्षा है। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। अगर बुद्ध के दर्शन की बात किया जाए, शिक्षा के अलावा अगर दर्शन की बात की जाए, तो वेद, बुद्ध ने वेद को नहीं माना है। ईश्वर, तो बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना। आत्मा, तो बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना है। पुनर्जन्म, तो बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना है। बुद्ध ने कर्म फल को स्वीकार किया है। कर्म फल का मतलब है अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। बुद्ध के दर्शन ये हैं जिसको बुद्ध ने माना है। अगर बौद्ध संघ की बात किया जाए तो बुद्ध ने अपने जीवन काल में एक संघ बनाया जिसे कहा जाता है बौद्ध संघ। इस बौद्ध संघ के लिए बुद्ध ने स्त्री पुरुष दोनों को लिए आमंत्रित किया। 8वें वर्ष बाद स्त्रियों को इजाजत दी और पुरुष को शुरुआत से ही दिया था। बुद्ध ने इसके लिए कुछ नियम बनाए थे। प्रवेश हेतु कोई जाति लिंग भेद नहीं था। संघ के भीतर सभी समान थे, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग संघ बनाया गया था। संघ में कर्जदार, रोगी, अपराधी, दास, सैनिक को प्रवेश से रोका गया था और प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु जो थी वो थी 15 वर्ष थी। यहाँ पे कई तरह के प्रक्रियाएं का पालन किया जाता था, जिसमें एक नाम है प्रवज्या। प्रवज्या प्रवेश के समय होता था। उपसंपदा पूर्ण दीक्षा के समय होता था, जब पूरा वो योग्य हो जाता था। एक होता था कंथीन, जिसमें वस्त्र समारोह होता था, वस्त्र दिया जाता था। एक होता था उपोषटपात, जिसे पवरण कहा जाता था, इसमें अपराध स्वीकार किया जाता था। एक होता था पाती मुख, जिसमें बौद्ध संघ में रहने के लिए भिक्षुकों के नियम बनाए जाते थे, भिक्षुओं के आचरण संबंधी निर्देश दिए जाते थे। बुद्ध ने जूता चप्पल पहनने की इजाजत दी थी। सामान्य नियम दिया था मांस नहीं खाना है, लेकिन नहीं मिले कुछ तो खा सकते हो। दक्षिणा में पसंद की चीजें नहीं मांग सकते हैं। संघ में आभूषण इत्यादि पर रोक लगाया गया था। हालांकि बाद में आगे चलकर नियमों की धज्जी उड़ा दी गई और सभी चीजें करनी जाने लगी। प्रश्न इससे यहाँ पे बनते हैं, बौद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद 3 सभाएं हुई थी, 3 संगीतियां हुई थी, बुद्ध सभाएं हुई थी, जिसे बौद्ध परिषद के रूप में हम लोग जानते हैं। बौद्ध सभा या बौद्ध परिषद के रूप में जानते हैं। और उससे प्रश्न आपके यहाँ एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बौद्ध सभा ये 3 हुई थी, 1, 2 और 3। इसमें आपको पहला देखना है कब हुआ था। तो पहला हुआ था आपके 483 बीसी में, माफ कीजिए 4 हुई थी। दूसरा आपके 383 बीसी में हुए थे। तीसरा आपके 251 से 249 बीसी में हुए थे। और चौथा आपका 95 AD में हुआ था। स्थल की बात किया जाए तो पहला आपका राजगृह में हुआ था,
दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा आपके कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। पहले वाले में जो राजा है उसका नाम है अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा जो है वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, शेषुनाग वंश का था ये। तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में यहाँ पे हुआ था। पहले वाले की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप ने की थी। दूसरे वाले की अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी, सुबुकामी ने की थी। तीसरे वाले का अध्यक्षता मुगालिपुत्र ने की थी, मुगालिपुत्र तिस्य ने की थी। और चौथे वाले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। वसुमित्र यहाँ पे अध्यक्ष थे, जबकि अश्वघोष यहाँ पे उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। पहले वाले में एक दो पुस्तक लिखे गए जिनका नाम है विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक किसने लिखा था? तो सुत्त पिटक आनंद ने लिखा था, आनंद ने लिखा था। इसमें बुद्ध के उपदेश और शिक्षा थे। विनय पिटक किसने लिखा था? तो विनय पिटक उपाली की रचना थी, और इसमें बौद्ध संघ के नियम बताए गए थे, बुद्ध के संबंधित नियम बताए गए थे। दूसरे वाले में वैशाली वाले सम्मेलन में इसमें दो भागों में ये बट गया, जिसमें एक बना स्थिरवादीन, स्थिरवादीन, और दूसरा बना आपका महासंघिक। स्थिरवादीन रिजिड थे। इस पर सुक्त पिटक नामक किताब लिखे गए, सुक्त पिटक, सुक्त पिटक नामक किताब लिखे गए, जिसको मुगाले तेसपुत्र लिखेंगे। ये स्थिरवादीन है, ये रिजिड वाले लोग हैं, और उदारवादी लोग महासंघिक कहलाए थे, ये लिबरल थे, ये अपने नियमों को थोड़ा सा आसान बना दिए लोगों के लिए। ठीक है, इसमें जो है आसान बना दिया गया था। आपके ये सुक्त पिटक जो है ये मुगालिपुत्र तिस्य नहीं लिखे हैं, मुगाले तेसपुत्र अभिधम्म पिटक की रचना करते हैं, जो आपके यहाँ लिखे जाते हैं। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। सुक्त पिटक जो है यह आपके आनंद की रचना है, जो रिजिड है। हमने कहा यहाँ सुक्त पिटक आनंद की रचना थे। ये सुक्त पिटक पर आधारित थे स्थिरवादी लोग सब, और ये आनंद की रचना थी। और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये अभिधम्म पिटक मुगालिपुत्र तिस्य ने लिखा था, मुगालिपुत्र तिस्य ने लिखा था। चौथे वाले में बौद्ध संघ दो भागों में बट गया, जिसमें एक हीनयान था, हीनयान था, और एक आपका महायान था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान जो है ये थोड़े से रिजिड थे, किसी भी चेंज को स्वीकार नहीं करते थे, जबकि महायान वाले लिबरल थे, हर चेंज को स्वीकार करते थे, जैसे जूता चप्पल पहनने की इजाजत देना, ये सारी चीजें करना। आगे बात कर लें, दो तीन पुस्तकों की बात कर लेना चाहिए बौद्ध धर्म में जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। एक तीन पुस्तक महत्वपूर्ण है। एक सुत्त पिटक, सुत्त पिटक मैंने अभी अभी कहा है आनंद की रचना है, इसमें बुद्ध की शिक्षा है, उपदेश है। ठीक है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है किसका? बौद्ध धर्म का। यानी बौद्ध धर्म के सभी नियम कानून, मतलब सभी शिक्षाएं इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे निकाय आते हैं, कई सारे इसके भाग हैं, कई सारे निकाय हैं, जिसमें एक अंगुत्तर निकाय काफी महत्वपूर्ण है। इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है पहली बार। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपद की चर्चा किसमें मिलती है? तो ये आपके मिलती है अंगुत्तर निकाय में। एक है आपका विनय पिटक, विनय पिटक, ये उपाली की रचना थी। इसमें बौद्ध संघ के नियम मिलते हैं, नियम बताए गए हैं इसमें। और इसके भी कई निकाय हैं, जिसमें पाती मोक्ष सबसे प्रमुख है, पाती मोक्ष काफी प्रमुख है, पाती मोक्ष।
काफी प्रमुख है। तीसरी पुस्तक की बात करें तो वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक और अभिधम्म पिटक मुगाली पुत्र तिस्य की रचना थी। मुगाली पुत्र तिस्य की रचना थी। इसमें दार्शनिक पक्ष बताए गए हैं, जो बौद्ध धर्म की दार्शनिक पक्ष हैं इनके बारे में बताया गया है। और ये है एक आध कुछ और बौद्ध ग्रंथ की बात किया जाए जो आगे चल के लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ, और उनके रचनाकार की बात किया जाए तो इसमें आपको एक दो नाम काफी महत्वपूर्ण याद रखना है। एक है मिलिंद पन्हू। मिलिंद पन्हू ये आगे लिखे जाएंगे। इनको लिखने वाले हैं नागसेन। नागसेन। एक है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित और इसे अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष ने लिखा है। एक है सरिये पुत्र प्रकरण। सरिये पुत्र प्रकरण ये भी अश्वघोष की रचना है। एक है माध्यमिक कारिका। चौथा नंबर है माध्यमिक कारिका और ये नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना है। लास्ट है एक विशुद्धि मग। विशुद्धि मग। विशुद्धि मग और ये बुद्ध घोष की रचना थी। बुद्ध घोष की रचना है। तो ये कुछ नाम बौद्ध ग्रंथ के और रचनाकार हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। हीनयान और महायान के बीच की मिलनी की बात करें तो हीनयान और महायान जो दो बट गया था अंतिम वाले चौथे वाले में सम्मेलन में, तो हीनयान और महायान, हीनयान वाले रिजिड हैं, किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, ये तो बुद्ध को भगवान भी नहीं मानते हैं। महायान वाले लिबरल हैं। लिबरल हैं, हर तरह के परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। जैसे ये बुद्ध को भगवान मानते हैं, ये मूर्ति पूजा पे बल देते हैं, मांसाहार करते हैं, ये अनुष्ठान करते हैं, ये अवतारवाद पर बल देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोधिसत्व को मानते हैं। इनको लगता है एक बोधिसत्व आएंगे जो इनको बाद में मोक्ष दिला देंगे। इन्हें किसी भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा रिजिडनेस के साथ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वाले जो हैं ये मानते हैं ये स्वयं मोक्ष को पा सकते हैं। ये बुद्ध को अवतार नहीं एक महापुरुष मानते हैं और ये इस समय इसकी करते हैं। अगर बात करें स्थिरवीर और स्थिरवादीन और महासंघिक की, जो अभी अभी अपने बंटवारा देखा था, तो आपके स्थिरवादीन के जो समर्थक थे उन्हें थेरीवादी भी कहा जाता है। थेरीवादी, स्थिरवादी को थेरीवादी भी कहा जाता था। और इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। महाकच्चायन, ठीक है। ये परंपरागत नियम में विश्वास करते हैं, यानी ये रिजिड है। ये रिजिड है जो अभी अभी हमने बताया है। और जो महासंघिक लोग हैं, महासंघिक, इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने किया था और ये लिबरल हैं, यानी परिवर्तन के साथ चीजों को स्वीकार करने पर बल देते हैं। 8वीं शताब्दी में हीनयान भी दो भागों में बट जाता है। ये जो 8वीं शताब्दी है इसमें हीनयान भी दो भागों में बट जाता है। हीनयान भी दो भागों में बट जाता है। हीनयान, जिसको एक कहते हैं स्वतांत्रिक और एक कहते हैं वैभाषिक। प्रश्न कैसे बनते हैं? बोला जाएगा स्वतांत्रिक किसका भाग है? हीनयान का भाग है। वैभाषिक किसका भाग है? हीनयान का भाग है। और महायान भी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसको एक को कहते हैं शून्यवाद, शून्यवाद, और दूसरे को कहते हैं योगाचार या विज्ञानवाद। शून्यवाद या योगाचार या विज्ञानवाद। 8वीं शताब्दी में इसी से एक आता है वज्रयान। डायरेक्ट पूछा जाएगा वज्रयान किसका भाग है? बौद्ध जैन सबका किसका? इसी में एक आएगा कालचक्रयान जो आपके 9वीं शताब्दी में आते हैं। और लास्ट 10वीं शताब्दी में एक आता है सहजयान। तो ये आपके 8वीं शताब्दी में है, ये आपके 9वीं शताब्दी में है और ये आपके 10वीं शताब्दी में है, जिसका नाम है सहजयान। ठीक है,
इसमें सहज ज्ञान के आते आते बौद्ध धर्म में भक्ति गीतों का प्रवेश हो जाएगा। ये बंगाल में चलाया जाएगा। कालचक्रयान 9वीं सदी में आएगा, जिसमें मंजूश्री इसके समर्थक होंगे, मंजूश्री, ठीक है। और वज्रयान जो है इसके जनक गुहा समाज के लोग होंगे, गुहा समाज के लोग। और इसमें वैदिक धर्म की बुराई यानी जादू टोना सब इसमें आ जाएगा। और बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा देवी और कालचक्र देवी की पूजा होने लगेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे 8वीं शताब्दी में फेमस होता है, ठीक है। तो इसमें आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। शून्यवाद के जनक की अगर बात करी जाए या शून्यवाद की, तो शून्यवाद के जनक की बात की जाए तो इसमें नागार्जुन का नाम आपको विशेष रूप से याद करना है। जो नागार्जुन शून्यवाद के समर्थक थे और उनकी किताब का नाम था माध्यमिक पारिका, माध्यमिक पारिका, ठीक है। ये शून्यवाद के समर्थक हैं, शून्यवाद के करने वाले हैं। और जो योगाचार है, विज्ञानवाद है, इनके समर्थक का नाम है जनक। इनके जो लाने वाले नाम हैं, इनका नाम है मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको बौद्ध धर्म से संबंधित याद कर लेते हैं। बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, वैदिक धर्म की बुराइयां इनमें आ गई थी और बाद में हिंदू धर्म में भी ये चीज़ें होती हैं, चेंजेस होती हैं, जिसके कारण फिर से यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे ये निकल करके आ जाती है। महावीर और जैन धर्म की बात करें तो महावीर और जैन धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसको थोड़ी देर बैक के बाद एक पार्ट इसका और आ जाएगा, तो इसमें देख लीजिएगा। आधे घंटे की एक क्लासेस और आ गएगी, ऑलरेडी 1.5 घंटे हो चुके हैं आपके, तो आधे घंटे की एक पार्ट इसमें और आ जाएगा। 12-13 क्लास करेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके 50 में 50 आपके मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। हाँ, ये क्रैश कोर्स आपके लिए तभी है जब आप पहले से पढ़ चुके हैं। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए हैं चीज़ों को, तो ये क्रैश कोर्स आपके काम का नहीं है। तो इस बार अटेम्प्ट आप ऐसे ही दे रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये क्रैश कोर्स उन्हीं के लिए है जो पहले से थोड़ी बहुत जानते हैं, आप क्विक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, तो इसको लाइक करके और अपने कमेंट के जरिए अपने विचार भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।